हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, मगन होंगे। और जैसा कि मैं करना चाहता हूँ कि आज जो है हम लोग रियल नंबर के बारे में, यानी कि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में कुछ जो है आज जानकारी लेंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे एक हिम्मत मिलता है ताकि वीडियो को मैं बनाते रहूं, इस तरह का वीडियो डालते रहूं। और फिर आपका आशीर्वाद और प्यार के बिना ये संभव है नहीं। तो मेरे दोस्तों, जितने भी प्यारे स्टूडेंट और जितने भी जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा लाइक और जो है कमेंट्स ज़रूर करें कि वीडियो कैसा बन रहा है, कैसा लगा। क्योंकि बिना कमेंट्स का हमें जो हिम्मत होगा या फिर जो है हमें लगना चाहिए कि मेरा वीडियो किस तरह का है, ताकि मैं उसमें अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो तो मैं सुधार कर सकता हूँ। तो आज हम लोग जो है रियल नंबर वैसे कल पढ़े थे, और आज फिर आगे जो है उसका जो पार्ट 2 है वो आज हम करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है, जैसे कि कल हम लोग पढ़मे और पढ़मे संख्या के बारे में जाने थे, एल्गोरिथम के बारे में भी जाने थे, और फिर जो है लेमा के बारे में बताए थे। अगर वीडियो जो है छूट गया है, नहीं देखे हैं, तो फिर जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है हम रियल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर जो है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और जो है यानी कि भाज्य अभाज्य जो है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आगे जो हमारा मैथमेटिक्स का जो क्लास होगा, फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, उसमें ये सब पढ़ना है। तो आज हम पार्ट 2 जो करने वाले हैं, तो पार्ट 2 में आज यानी कि हम लोग जो है सीखेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य, तो भाज्य संख्या जो है यानी कि वैसी संख्या, भाज्य कहने से देखिए हर शब्द में एक लॉजिक होता है। जैसे कि यहाँ पे भाज्य में अपना एक अर्थ प्रकट करता है भाज्य। भाज्य मतलब कि वैसी संख्या जिसको हम बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, जिसमें स्वयं से तो भाग लगे ही लगे, अन्य संख्या से भी भाग लगे पूर्ण रूप से, है ना। तो वो सभी जो है भाज्य संख्या कहलाएगा, है कि नहीं। अब देखो, इसको परिभाषा अगर देना होगा तो हम कह सकते हैं कि वैसी या वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो स्वयं या खुद से भाग लगे या अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या दोस्तों, आप आसान भाषा में भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको एक से अधिक बार खंड कर सकते हैं, जिसको एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं? खंड कर सकते हैं, तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब एक से अधिक बार का मतलब हो गया अब जैसे कि आप देख लीजिए अब आपको हम दो को कहेंगे कि आप विभाजित कीजिए, तो आप कहिएगा दो को हम कैसे विभाजित करें एक से अधिक बार, क्योंकि दो को तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो दो एकम दो में तोड़ेंगे, है ना। यानी कि इसमें तो स्वयं से भाग लगेगा या फिर एक से लगेगा, अन्य किसी से तो लगेगा नहीं। तो ये जो है एक से अधिक खंड इसका होगा ही नहीं। तो कौन सी ऐसी संख्या होगा जिसका एक से अधिक खंड होगा? तो वो है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, इस तरह का जो संख्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक से अधिक बार विभाजित कर सकते हैं। एक से अधिक, जो स्वयं से भी लगेगा और एक को छोड़ के अन्य संख्या से भी इसमें भाग लग सकता है। जैसे 4 का अगर हम तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 भी टूटता है और 4 एकम 4 भी होता है।
उसी प्रकार 6 में जो 6 है, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। तो इस प्रकार से 6 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 2 तिया 6, 3 दूना 6, यानी कि 2 रुपया करके हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। 3 को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं और 6 को 6 एक हिस्से में हम बांट सकते हैं। तो हम जो विभाजित किए वो 1 से अधिक बार, तो वह संख्या जो स्वयं या खुद से विभाग लगे या अन्य संख्या से विभाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको 1 से अधिक बार खंड किया जा सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जिसको 1 से अधिक बार खंड कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। इसी में अभाज्य संख्या इसी का विपरीत है। अब इसी का विपरीत में अभाज्य संख्या है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे या फिर 1 से भाग लगे, उसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग न लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का उदाहरण जो है हम दे सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से, है ना। ये सभी अभाज्य हैं क्योंकि इस सब का खंड जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11, क्योंकि 11 को 1 से ज़्यादा बार बांट ही नहीं सकते हैं, 7 को 1 से ज़्यादा बार बांट ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए वैसी संख्याएं, ये सब जो संख्या है ये सब क्या कहलाएगा, ये सब अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अभाज्य संख्या जो इसका अगर परिभाषा आप देना चाहते हैं अभाज्य का तो आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से या 1 से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में इस सबको लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 5, 7, 11, 13 और so on। इस तरह से जो है ये सभी जिसका खंड सिर्फ 1 हो, जिसको हम सिर्फ 1 ही बार बांट सकते हैं, यानी कि स्वयं से, देखिए 2 में 2 से भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है, लेकिन अन्य किसी संख्या से भाग इसमें नहीं लग सकता। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य जिसको और अधिक नहीं बांटा जा सके, ठीक है, और अधिक बार नहीं बांटा जा सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें जो है प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है यानी कि जो गिनती की संख्या होता है उसको हम लोग प्राकृत संख्या या फिर उसको नेचुरल संख्या कहते हैं। इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। किससे करते हैं सूचित, n से। n से सूचित करते हैं, n फॉर नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4। हम लोग प्राकृत संख्या जो गिनती करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से प्राकृत संख्या। वहीं पर अगर होल नंबर की बात हो, यानी कि पूर्ण संख्या की बात हो, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या में ही अगर हम 0 जोड़ देते हैं, यानी कि 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं, तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। और उसे हम लोग W से सूचित करते हैं। W फॉर होल होता है नंबर, यानी कि होल नंबर। तो वो यानी कि 0 लग जाने से क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है जैसे ही हम n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट, ये तो अनगिनत है। काउंटिंग क्या है, अनगिनत है, जितना गिने इसका कोई अंत ही नहीं है। और इसी में अगर हम W यानी कि होल नंबर, अगर कोई कहेगा लिखिए होल नंबर क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है,
बस 0 से स्टार्ट करना है गिनती को। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। गिनती का कोई डिफाइन ही नहीं, कोई अंत ही नहीं। इसलिए प्राकृत संख्या को हम लोग 1 से और पूर्ण संख्या को हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो रही बात इसको परिभाषित कैसे करें, तो कहेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो है प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे n से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। तो n का यानी कि n बराबर आप ये लिख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऑन सो ऑन, यानी कि इनडेफिनिट, नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्राकृत संख्या है। अब रही बात की पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ना ज़्यादा सोचना है कि भाई इसका परिभाषा क्या होगा, इसको कैसे परिभाषित करें हम। बस यहाँ लिख देना इतना कि 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 के साथ। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखना है, पूर्ण संख्या 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है, W से। आप लिख सकते हैं W बराबर 0 1 2 3 नॉट डिफाइंड, यहाँ तक। तो प्राकृत संख्या जैसा कि देखें, यानी कि इसमें परिभाषा देने के लिए भी ज़्यादा जोर डालना नहीं है माइंड पर, कोई प्रेशर नहीं। गिनती जो हम गिनते हैं बचपन से, जो गिनते आ रहा है, जो नर्सरी UKG फर्स्ट, ये सब मतलब कि जो है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इस सब में जो है काउंटिंग होते रहता है। हम लोग गिनती बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बस यहाँ पर परिभाषा किस प्रकार दें, तो बस कह देना है कि भाई गिनती जो हम लोग गिनते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको n से सूचित करते हैं, और गिनती तो 1 से ही स्टार्ट होता है। भाई होल नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो बस कुछ नहीं, 0 लगा के सारा प्राकृत संख्या लिख दें, उसको हम लोग कहते हैं भाई ये पूर्ण संख्या। पूर्ण हो गया, 0 ही बाकी था प्राकृत डिजिट, यानी कि जो गिनती गिनते हैं वही तो है प्राकृत पूर्ण संख्या। बस 0 लगा देना। ओके, समझ में आ गया तुम। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए, अब जो है कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला सूत्र है, जिसके न होने से हमारा जो वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर है वो नहीं हल हो सकता है। तो उसको चलिए देखते हैं कि कौन सा मुख्य सूत्र है हमारा महत्वपूर्ण फॉर्मूला।
तो जैसे आप सभी जो है, हम सभी बचपन से ही मौसो और लॉसो पढ़ते आए हैं, मौसो और लॉसो। लेकिन ये जो पढ़े वो साधारण तरह से पढ़े थे, यानी कि जनरली फॉर्म में पढ़े थे। सीधे हम लोग बचपन में इस तरह से पढ़ते थे कि भाई मौसो निकालना है, तो जैसे 4 और 10 का मौसो निकालना है, तो 4 में यानी कि 10 में 4 से भाग इस तरह से लगाते थे, 4 दूनी 8, 2, इसको फिर यहाँ से घेरते थे, ये 4 आता है, 2 दूनी 4, कट गया। जिससे लास्ट में कटा वही मौसो है, वही क्या है, मौसो है। लेकिन अब हम लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ना। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। लॉसो में जैसे 4 और 10 का ही लॉसो निकालना है, तो भाई इस तरह से जो है भाग विधि से जो है हम लोग बनाते थे इस तरह, जैसे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसमें भाग नहीं लगेगा, तो फिर क्या करना है, सबको गुना कर देना है, 2 गुने 2 गुने 5, तो 20। तो ये हो गया भाई जनरली फॉर्म हो गया, जो कि अब मैट्रिक क्लास में भले ही मौसो लॉसो पढ़ना है, लेकिन कुछ हट के पढ़ना है, थोड़ा सा तरीका चेंज है ना। वैसे रफली बनाना इसी तरह का है, लेकिन बैठाना हमें फॉर्मूला पर है। वो भी फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए। अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम भी कहता है कि भाई एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाए और एलसीएम, तो एचसीएफ बहुत को पता नहीं होता भाई एचसीएफ क्या होता है। तो भाई एचसीएफ जो है ना, वो मौसो को ही कहते हैं। एचसीएफ जो है ये मौसो को ही कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ हो गया, जिसको आप मौसो भी कहते हैं शॉर्टकट में, महत्तम मौसो। तो लॉसो और मौसो निकालना है, तो कह देगा कि भाई ये जो है ना, यूक्लिड विभाजन से आप बताइए, यूक्लिड विभाजन विधि से आप जो है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आप जो है, यानी कि 2 संख्या दे देगा, जैसे कि मान लीजिए 150 और 250 दे दिया, और कहा कि इसका यूक्लिड विभाजन विधि से मौसो बताइए या एचसीएफ बताइए। 150 और 250 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, ये कह देगा। तो कहते रहा है मौसो ही निकालने के लिए एचसीएफ ही, लेकिन हमें क्या करना है कि डायरेक्ट जनरली फॉर्म पर इसको नहीं निकालें, क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये होता क्या भाई, ये तो हम जानते ही नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम कह रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ सूत्र है, फॉर्मूला है, आइए उसको देखते हैं। तब इस टाइप का जो भी सवाल होगा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर होगा, वो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। एक भी सवाल इसमें नहीं छूटने वाला है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जो है देख लेते हैं कि फॉर्मूला जो है कौन सा लगेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसका फॉर्मूला है ये बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट बताया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बचपन में भाग जांच विधि जो है, जांच करने की विधि में बताया जाता था कि कैसे जो है इसको जांच करना है। बस उसी का जो है एक छोटा सा रूप है ये,
जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो a है वो क्या है, तो वो भाज्य है, b क्या है, वो भाजक है, q क्या है, वो भागफल है, और r क्या है, तो वो शेषफल है। तो बस इसी का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस यानी कि चैप्टर में वास्तविक संख्या में जो रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th से है ये। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं। आर जो यानी कि शेष जो है वो किसके बराबर होता है, सॉरी 0, यानी कि हमारा जो शेष होता है वो या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है। शेष जब भी हम लोग भाग लगाते हैं ना, तो शेष जो होता है या तो 0 के बराबर आ जाता है और नहीं तो 0 से, यानी कि भाजक से जो है 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, और भाजक से छोटा। चूंकि b क्या है, भाजक है, तो भाजक से छोटा होता है, यानी कि जिससे हम लोग भाग लगाते हैं। अब जिससे भाग लगाते हैं, जैसे आप देखिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे 3 से हम 5 में भाग लगाए, 3 से 5 में, तो 3 एकम 3, ये हो गया। अब यहाँ पर जिससे भाग लगा उसको हम लोग कहते हैं भाजक, जिसमें भाग लगा उसको कहते हैं भाज्य। भाग लगाने के लिए जितना बार पहाड़ा को पढ़ा गया है उसको कहते हैं भागफल, और जो घट के आता है, घट करके जो बचता है, इसी को कहते हैं शेषफल। इसी को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो जो हमारा शेष होता है ना, वो या तो 0 होता है और नहीं तो 0 से बड़ा होता है, और भाजक से क्या होता है, छोटा। जिससे हम लोग भाग करते हैं ना उससे शेष छोटा होता है। तो ये भाजक है, ये छोटा का साइन है, ये क्या होता है, छोटा होता है, किससे, भाजक से। तो ये आपका मुख्य तथ्य है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हमारा जो यूक्लिड विभाजन है एल्गोरिथम का, जो भी एचसीएफ पूछा जाएगा इस पर, तो इसी फॉर्मूला पर हमें उसको बैठाना है, जो कि नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से जो है इस फॉर्मूले पर जो है सवाल को लगाया जाएगा। तो बस नेक्स्ट पार्ट का आने का इंतज़ार कीजिए।